Hey everyone, so let's begin with the revision of chapter number 2, Modern Business Environment. परसों जब हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया था हमने ये देखा था कि इफ़ वी वांट आवर बिजनेस टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वी वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर्स वी विल हैव टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर्स. अब वो कॉम्पिटिटिव एज को अटेन करने के लिए व्हाट वी हैड डन वाज वी अप्लाइड सर्टन एनालिसिस जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस मोर प्रोमिनेंटली ओवर आर कॉम्पिटेंसीज. Competencies were broadly of two types, core competencies and distinctive competencies. इन पे हमने अपना वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करके अटेन किया था कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट वैल्यू. नाउ when we were studying about these analysis, we came across this one analysis called strategic positioning analysis. ये ज़रूरी इसलिए होती है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि आज हम कहाँ पे हैं. If we want to attain a certain level of success, we need to know कि where am I standing today. और जब हमें पता चलता है कि आज हम कहाँ पे हैं तो हम प्लान्स बना सकते हैं टू रीच वेयर वी वांट टू. हमने ये भी पढ़ा था कि जब बिजनेस स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस करता है तो देर आर 3 बेसिक फैक्टर्स जो उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो उस बिजनेस की पोजीशन को, स्टैंडिंग को अफेक्ट करते हैं. दोज वर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, उसके बाद इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ होती हैं वो तो उसके मिशन, विजन स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स इन सब से आती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं है. एनवायरमेंट इज़ एवर चेंजिंग, काफ़ी डायनामिक चीज़ होती है और बिजनेस को ये एनवायरमेंट बहुत हैवीली अफेक्ट करता है. एंड दैट is the link why we are going to study modern business environment in chapter number 2 of this subject. इस business environment की जो डायनामिक नेचर होता है उसको हम लोग थोड़ा कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी थेरीज या क्या चीज़ें अप्लाई करके हम उसे एक तरीके से डील कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. नाउ हम इस चैप्टर में 4 बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर हम बात करेंगे टीओसी एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग की. थर्ड में हम लोग बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की. और फोर्थ में हम लोग बात करेंगे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एंड आउटसोर्सिंग की. अब सबसे पहले, बिफोर वी इवन बिगिन विद दिस चैप्टर, वी नीड टू नो कि ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है. अब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है और जब से सारी कंट्रीज़ की बिजनेसेस की स्केल बहुत इंक्रीज़ हुई है, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ करता था, इट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड entirely in a completely different manner. Now it has become a challenge for the business managers to understand the business environment and formulate business plans. The major shift has been the conversion from a seller's market to a buyer's market. अब ये हुआ क्यों? It was because of, as I said, globalization की वजह से हुआ, change in managerial methods, excess capacities in production services और कुछ areas of development, fierce competition among organizations, timely availability of materials, ease of global travel and transportation. और इस सब की वजह से क्या हुआ? The seller's market has been converted into buyer's market. इसका मतलब क्या होता है कि आज the main aim of any business is to satisfy the customers through the exceptional performance of their processes. हम लोग इस चैप्टर में क्वालिटी मैनेजमेंट, theory of constraint, supply chain, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. Let's begin with the first chunk of this chapter, which is called quality management. Quality management में ना 3 सब टॉपिक्स हैं that we have to study. First, cost of quality. सेकेंड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. एंड थर्ड इज़ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वालिटी क्या चीज़ है. क्वालिटी इज़ कंसर्न्ड विथ कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन और द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड द वैल्यू फॉर मनी. प्लस अगर हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी बिजनेस में तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है. अब क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कॉस्ट्स होती हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं. एंड दोज कॉस्ट आर सिंपल: कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो आप इनकर करते हो
ताकि आप ये अश्योर कर पाओ कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपका जो भी आउटपुट है उसकी क्वालिटी अच्छी है। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए आप जो भी खर्चा करोगे उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द सेकेंड कॉस्ट वॉज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आपने जो आउटपुट बनाया उसकी क्वालिटी ख़राब है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आपने उस पर फिर से जो खर्चा किया है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नाउ लेट्स रिवाइज दीज individually in a bit detailed manner. Prevention costs. As we discussed, the cost incurred for preventing the poor quality of products and services is termed as prevention cost. अब ये कॉस्ट जो होती है ना, ये प्लान्ड होती हैं, ये हमें खर्चा करना है अपनी क्वालिटी को बनाने के लिए। सो इनको प्लान और इनकर एक्चुअल ऑपरेशन से पहले किया जाता है, जैसे क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना, क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग, जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है उसको पहले ही रिव्यू कर लेना, प्रोसेस इंजीनियरिंग, टेस्टिंग ऑफ द न्यू मटेरियल्स, सप्लायर्स के बारे में जानना, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस पहले ही कर लेना। ऑल ऑफ दीज कॉस्ट्स विच आर इनकर्ड बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन, दोज आर कॉल्ड एज प्रिवेंशन कॉस्ट, और ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। इसके साथ साथ एक और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट्स। अब प्रिवेंशन कॉस्ट आपने इनकर कर लिया, आपका एक ग्रीन फ्लैग आ गया कि यस, अपने जो इनपुट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। अब इन चीज़ों पे ना अप्रेजल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंश्योर हाई क्वालिटी एट ऑल द स्टेजेस, conformance to the quality standards and performance requirements. This is called as appraisal costs. Now these appraisal costs are incurred to determine the degree of conformance to the quality requirements. मतलब जो कोई भी इनपुट्स यूज़ होंगे उनकी क्वालिटी कैसी है, उनको टेस्टिंग अच्छी से हुआ है कि नहीं, द पैकेजिंग का इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रोसेस एक्सेप्टेंस, मेजरमेंट, देन सर्टिफिकेशंस कोई लेने हैं क्या, दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज अप्रेजल कॉस्ट। एंड अप्रेजल कॉस्ट प्लस प्रिवेंशन का कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड बाय अप्लाइंग दिस प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट आपका एक आउटपुट क्रिएट होता है। अब ये आउटपुट क्रिएट होने के बाद इफ़ देयर इज़ एनी डेफिसिट ऑफ क्वालिटी, तो अब आउटपुट तो बन गया, अब इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी है, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसके बाद उसे ठीक करने के लिए जो भी खर्चे लगेंगे दोज विल बी द कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। क्योंकि आपने बैड क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया, अब इसको ठीक करने के लिए आपको जो कॉस्ट लगेंगी दैट इज़ गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। ये टाइप दो है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है कि ऐसे डिफेक्ट्स या ऐसी लैक ऑफ क्वालिटी जो आपको मिलती है बिफोर यू हैव डिस्पैच्ड दिस प्रोडक्ट और द आउटपुट टू द कस्टमर। जैसे कि आपको जब डेफिशिएंसीज मिलती हैं तो आपने आइदर वो पूरा स्क्रैप कर दिया क्योंकि बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी थी, या फिर उस पर थोड़ा सा रीवर्क किया या उसे रीडिज़ाइन किया, उसे उसकी फिर से रीटेस्टिंग की। ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स। ये हमें जब हमारा आउटपुट जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो अंदर के अंदर था हमारी कंपनी के, तभी हमने वो डेफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर काम करना चालू कर दिया। तो वो पुअर क्वालिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए उस पर जो खर्चा कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनल फेलियर कॉस्ट, क्योंकि अब तक वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी से बाहर गया नहीं है, बन चुका है पर बाहर नहीं गया है। लेकिन अगर हमने ये डिफेक्ट्स वो आउटपुट हमारा बाहर जाने के बाद रियलाइज़ किए, दैट इज़ आफ्टर द प्रोडक्ट और द सर्विस इज डिलीवर्ड एंड देन द डिफेक्ट इज फाउंड, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. This is the worst kind of cost because it leads to customers' dissatisfaction. Things like costs of recalls, warranties, repaid, returns and allowances, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है customer dissatisfaction की वजह से we can lose a market share. And such things happen after the product has been dispatched और हमारे कंट्रोल से पूरा बाहर जा चुका है. And hence it is called as external failure cost. And this two
together are called as cost of poor quality. अब cost of good quality प्लस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, इन दोनों को आप मिलाओगे तो टोटलिटी में इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ओके, अब ये जो दो कंपोनेंट्स है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या फिर COQ के, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, इन दोनों में आपसी में क्या रिलेशनशिप है? द रिलेशनशिप इज इनवर्स. अगर आप एक्सपेंस अपनी प्रिवेंशन पे बढ़ाते हो, अपने अप्रेजल पे बढ़ाते हो, तो नेचुरली आपका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है कम आएगा, क्योंकि अगर आपने पहले ही प्रिवेंशन कर लिया तो बाद में आपको लॉस नहीं होगा. तो इसमें ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है. हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जाननी है, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर हमें उस कॉस्ट को सेग्रीगेट करते आना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट प्रिवेंशन है, कौन सी अप्रेजल है, सो दैट हम लाइकवाइज उस पर एक्सपेंड करके अपना फेलियर कॉस्ट को कम कर सकें. अब ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? इसके लिए वी यूज़ अ PAF मॉडल. What is this? It is prevention, appraisal and failure. Failure is both for internal failure, external failure. Okay. So this PAF model suggests 5-step process to identify, to measure and to classify the quality cost. First cheese, gather some basic information about the number of failures in the system. Second, apply some assumptions to the data in order to quantify the data. Third, chart the data on the basis of 4 elements. कौन से? Prevention, appraisal, internal, external failure. Then allocate your resources to combat the weak spots. And fifth cheese, you have to do this study on a regular basis to evaluate your performance. And with this PAF model, you can measure or classify these quality cost. जब आपकी quality costs measure और classify हो जाएंगी, उसके बाद आप मेजर्स ले सकते हो सो दैट यू कैन डिक्रीज दीज फेलियर कॉस्ट्स. और डिक्रीज करने के लिए आपको अपने प्रिवेंशन और अप्रेजल पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेंटेन योर क्वालिटी. वाई डू वी एग्जैक्टली अप्लाई दिस PAF मॉडल? और ये आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर बार ना सारी कॉस्ट्स ऑफ क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ कॉस्ट जो है वो बहुत ही ऑब्वियसली नज़र नहीं आती है. इट्स लाइक अ आइसबर्ग. ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ द कॉस्ट्स विच इज़ गुड कॉस्ट या फिर पुअर कॉस्ट वो ऑब्वियस होती है, जो अपने को दिखती हैं. द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट अंडर वाटर, under the iceberg, it has a huge scope. If we identify and improve these costs, the costs of doing business will significantly reduce, और उसी की वजह से हमारा जो greater aim है अपनी profitability को बढ़ाना, वो हमारा अचीव हो पाएगा. And इसीलिए we have to make sure that we know what are our costs, हमारा weak spots कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी quality कम हो रही है, so that हम prevention और appraisal में invest करके अपना cost of bad quality को मैक्सिमम ऑप्टिमल लेवल तक के रिड्यूस कर सके. अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है. अब इस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वी अप्लाई अ सेकेंड थियरी विच इज़ कॉल्ड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. जब हमने ये क्वालिटी की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया था, इसको आइडेंटिफाई करके हमें क्या छोड़ देना है क्या? नहीं, वी हैव टू मैनेज दीज. तो TQM इज द थ्योरी दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट्स इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस. इस TQM की थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? It wants to eradicate the waste and increase the efficiency. Now CIMA defines this total quality management as an integrated and comprehensive system of planning and controlling all the business functions so that products or services जो produce हो रहे हैं meet or exceed the customer expectations. The ideology is कि चीज़ें पहली बार में ही आप सही करो so that आपके डिफेक्ट्स और वेस्ट को ना पहले ही आप एलिमिनेट कर दो. It is aimed at embedding awareness of quality at all organizational processes.
And this theory does it by focusing on meeting the customer needs by providing quality services at a reasonable cost, focusing on continuous improvement, recognizing the roles of everyone in the organization, the fact कि सबने quality maintain करना है at the first time, then views the organization as an internal system with common aim. It focuses on the way the tasks are accomplished, कैसे किया जा रहा है, and it emphasizes on teamwork. And that's why if we want to actually have good quality in our organization, we apply this TQM. अब TQM apply करना ये तो अपने को पता चल गया. How do you successfully implement this TQM? For this, we have 6C का concept. Now what is this? It is commitment culture, continuous improvement, cooperation, customer focus and control. अब हमें अगर इसे याद करना है, because of course this is a very important part of this chapter, we can remember it like this. We need to commit to a culture for continuous improvement. Then we have to cooperate with customer so that everything is under control. तो commitment करो culture को continuous improvement के लिए, so that cooperation हो सके customer के साथ और हम सारी चीज़ों को control कर सकें. This is a way you can learn these. But let's read out कि इसमें क्या क्या important चीज़ें याद रखनी है. First thing, commitment. ये क्या चीज़ है? It is not sufficient to delegate quality issues to a single person, since this will not provide an environment for changing attitudes and breaking down the barriers to quality improvement. तो हमें commitment करना बहुत ज़रूरी है इस TQM को. हमें ये commitment करना ज़रूरी है कि हमें actually अपनी business में quality लाना है. We have to be committed to it. Second thing is culture. Training lies at the center of effecting any change. If we want to apply TQM and we want to bring quality in our organization, हमें अपना mindset change करना पड़ेगा. और सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए हमें ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. To encourage individual contributions and to make quality a normal part of everyone's job. The third thing was continuous improvement. Recognizing that TQM is a process और ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि एक बार करके छोड़ दिया. The commitment is required in the long term to the never-ending search for doing the things in a better way at the first time, to doing the jobs better. ठीक है, तो इसलिए पहले तो आप इसको कमिट करो. कमिट करने के बाद ये जो चेंज आ रहा है इसके लिए ट्रेनिंग दो, सो दैट सब अपने खुद के एफर्ट्स में ये क्वालिटी को इंक्लूड कर सके. थर्ड चीज़, ये एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये ट्रेनिंग एक बार की नहीं है और ना ही ये कमिटमेंट एक बार की. आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है. फोर्थ थिंग इज कोऑपरेशन. द ऑन द जॉब एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड देयर इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन मस्ट बी सॉट इन. उसके बाद इज कस्टमर फोकस. कस्टमर फोकस सिर्फ हमें बाहरी कस्टमर्स के लिए नहीं करना है. वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन आवर इंटरनल कस्टमर्स एज वेल. सो बेसिकली it should be a customer focus, not just an external customer focus. And the sixth part was control. We need to document these procedures and awareness of the best current practice, and only then we'll be able to control the whole thing. And hence this 6C का concept was how do you implement it. अभी क्या होता है जब हम implement कर रहे होते हैं ना, तो we need to have certain things in mind. अब ये चीज़ें पहले थी नहीं क्लियर, बट मिस्टर डीमिंग, हु इज़ रेफर्ड एज द फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इन्होंने 14 थिंग्स आपको बताई हैं. दे हैव गिवन अस 14 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अप्लाइंग दिस TQM. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अप्लाई TQM एंड 6C, तो देर आर 14 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. लेट्स क्विकली रीड थ्रू दीज. फर्स्ट वॉज create constancy of purpose towards improvement, that is replace short-term interaction with the long-term planning. Then adopt the new philosophy, cease dependence on inspection. आप मतलब काम ही ऐसा अच्छा करो कि आपको इंस्पेक्शन करना ही ना पड़े या फिर बहुत ही कम करना पड़े, उस पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए. Move towards a single supplier for any item. Fifth, improve constantly and forever. Sixth, institute training on the job. Seventh, leadership. 8th, drive out fear.
because management by fear is counterproductive in the long term. It prevents the workers from acting in the organization's best interests. Ninth was Ninth was break down the barriers between the departments. 10th was eliminate slogans. 11th, eliminate management by objectives. 12th, remove barriers to pride of workmanship. 13th, institute education and self-improvement. And 14th was the transformation is everyone's job. कोई एक करके नहीं चलेगा. We have to have cooperation, जैसे कि हमने 6C के 4th point में पढ़ा था. अब हमने ये सीख लिया कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट. इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने 14 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी देख लिए कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको. अब जब ये TQM इम्प्लीमेंट हो रहा है, वी हैव टू डू सर्टन क्वालिटी चेक अगेन इन दिस कि हम बराबर TQM अप्लाई कर रहे हैं या नहीं. उसके लिए देयर इज अ साइकिल विच इज़ कॉल्ड एज PDCA साइकिल, विच इज़ प्लान, डू, चेक, एक्ट. सिंपल चीज़ है. प्लान मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप एस्टैब्लिश कर लो और कुछ एक्शन प्लान्स आप एस्टैब्लिश कर लो. पहले अपने पास कुछ भी काम करने के पहले एक प्लान होना चाहिए. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. उसके बाद आपको एक्चुअली उसको एक्शन में लाना है. दैट इज़ डू इट. दैट इज़ इम्प्लीमेंट द प्रोसेस विच इज़ ऑलरेडी प्लान बाय यू. अब जब आपने कर लिया है या आप कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि इज़ इट ऑल वेरी इफेक्टिव. दैट इज़ द थर्ड स्टेप, दैट इज़ चेक. And then we have to take corrective action अगर कुछ गड़बड़ी है. And that is the fourth part, this act. So this PDCA cycle, this is a cycle which we have to keep doing and we have to see if this is incorporated for the sake of continuous improvement of the processes under TQM. Now, जब हम ये क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉस्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट अप्लाई करके TQM कर रहे हैं, वी आर स्ट्राइविंग नॉट जस्ट फॉर परफेक्शन. Perfection is not the aim. We are striving for excellence. Perfection is very subjective and इसलिए we strive for excellence. A philosophy for developing and strengthening the management system and processes of an organization to improve performance and creating value for the stakeholders. Business excellence models improve the competitiveness of the organization that cumulatively over the period of time can have a very positive impact on the economy. We have certain excellence models, namely EFQM excellence model. Then we have Baldrige criteria, we have Singapore BE framework, Japanese quality award model, and Australian business excellence award. But the most well known are two of them, and that is what we are going to revise in this. First, EFQM excellence model. Now, when we are striving for an excellence and we are wanting to apply this EFQM excellence model, we have certain modules under this. And those modules give you 3 tasks: direction, execution और results. Direction क्या होता है? आपको सबसे पहले अगर अपनी चीज़ों में एक्सीलेंस लाना है, अपने बिजनेस में एक्सीलेंस लाना है, तो आपको देखना ज़रूरी है कि आपका डायरेक्शन क्या है. क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, क्या पर्पज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और what is the strategy it is using to operate the organization. Second module talks about execution. That is, आपका ये जो डायरेक्शन था मॉड्यूल 1 का, आप उसे एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो. हाउ डज इट डिलीवर ऑन इट्स पर्पज एंड स्ट्रैटेजी. Third module talks about the results. What has the organization actually achieved and what it wishes to achieve in the future. Why this is done? This is done because we want to achieve excellence, and that is done by giving primary importance to customer needs and taking the long-term stakeholder-centric view. अब जैसे हमने PDCA साइकिल पढ़ी थी, किस चीज़ के लिए पढ़ी थी हमने, कि हमारा TQM बराबर चल रहा है या नहीं, इसलिए हम प्लान करेंगे, डू करेंगे, चेक करेंगे और एक्ट करेंगे. वैसे ही इस EFQM मॉडल के लिए भी एक अप्रोच है सो दैट आप इसका प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक कर सकते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रेडार. It is a diagnostic tool of the EFQM model, just very similar to the PDCA. इसमें the acronym is radar and it stands for results, approach, deploy, assess and redefine.
तो लेट्स रीड कि अब इसमें होता क्या है. लेट्स क्विकली जस्ट रिवाइज इट. सी रिजल्ट्स, आपने मॉड्यूल 1, 2 और 3 देखा. 1 में आपने सोचा कि आपको करना क्या है. मॉड्यूल 2 में आपने देखा कि कैसे करना है. मॉड्यूल 3 में आपके रिजल्ट्स आ गए, आपने जो किया उसके. अब ये जो रिजल्ट्स आए ना, इस पे बेस करके हम लोग रेडार लगाएंगे. लेट्स डिस्कस दिस रेडार. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रेडार का एक्रोनिम इज रिजल्ट्स. Determine the results the organization is aiming to achieve as a part of its strategy. Second, approach. Approach जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगी अभी और फ्यूचर में टू एक्चुअली डिलीवर दिस रिजल्ट. द थर्ड थिंग इज डिप्लॉय. डिप्लॉय दैट इज एग्जीक्यूट द अप्रोच प्रॉपरली. एंड फोर्थ पार्ट इज असेस एंड रिफाइन, विच इज ये आपने जो अप्रोच को डिप्लॉय किया, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है क्या, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी करंट स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को हम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेडार. दिस वी अप्लाई ओवर द EFQM मॉडल. ओके, नाउ दिस मॉडल इन टोटलिटी, दैट इज EFQM, उसके ऊपर जो रेडार लगाया है, दिस गिव्स अस ऑब्वियसली सम बेनिफिट्स, और दैट इज how to use your core competencies to achieve the results. It helps to drive transformation through well thought course of action, which is, if you remember, through module 2. module 2 में हमने देखा था कि हम execute कैसे करने वाले हैं. तो that is a well thought course of action. तो उसके वजह से क्या होता है कि हम current operation को excellence से achieve कर सकते हैं. It helps the organization sense and prepare a response for market disruptions. Also, if हमने ये EFQM लगा लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड व्हेन वी आर सक्सेसफुल एट डूइंग दिस, एंड इफ वी गेट एन अवार्ड फॉर इट, इट एक्चुअली इंक्रीजेज योर ब्रांड इमेज, बिकॉज देन you as an organization are striving for excellence and not just perfection, which is very subjective. Also, when a lot of organizations are applying this EFQM model, तो एक uniformity आता है to assess the organization's relative position in the marketplace. Now, the next type of model is called the Baldrige criteria. The Baldrige excellence framework helps the organization to assess the business, innovate and improve in order to achieve the performance excellence. Now this framework was built on 7 pillars, या 7 categories बोलो, and those are leadership, strategy, customers, measurement analysis knowledge, workforce, operations and results. Now a little bit more about this business excellence model. Business excellence approach focuses on strengthening the internal function and communication, looks towards cultivation of strong ties with customers, and can be incorporated into the culture. So this basically forms a part of the internal culture of the organization, so that a feeling of association is developed and the employees start believing in the management philosophies when it comes to the organization is trying to achieve excellence. तो उस केस में it helps. For achieving this business excellence, effective leadership is equally important to manage the resources efficiently. And with this, we finish the first chunk of the chapter, that was quality management. तो हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने quality management में quality क्या चीज़ है, फिर quality को attain करने के लिए क्या हम costs इनकर करते हैं. yes, तो हमने cost of quality देखा. उसके बाद हमने देखा कि इसे मैनेज कैसे करते हैं TQM के थ्रू. फिर हमने देखा कि वी वांट टू इंक्लूड क्वालिटी नॉट जस्ट फॉर परफेक्शन, वी वांट टू इंक्लूड इट फॉर एक्सेलेंस, और इसलिए हमने एक्सेलेंस मॉडल्स देखे. अब ये जो एक्सेलेंस मॉडल्स थे, इनमें और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, बट दीज टू दैट वी डिस्कस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे. तो वी डिस्कस दीज थिंग्स इन वी रिवाइज्ड एक्चुअली दीज थिंग्स इन अ बिट डिटेल रादर देन रिवाइजिंग लाइक ऑल ऑफ देम, बिकॉज काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं. ओके, and we start with the second chunk of this chapter, which is called theory of constraints. अब इसका लिंक क्या है? ये हम theory of constraints अचानक क्वालिटी के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जब हम क्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं ना, हम किसकी क्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट्स के, अपना जो भी आउटपुट है उसकी. गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं. क्या होता है ना कि जब हम ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोड्यूस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी.
Now, this OPT is based on the principle that profits are expanded by increasing the throughput of this plant. The OPT approach determines what prevents throughput from being higher by distinguish between bottleneck and non-bottleneck resources. बॉटल नेक रिसोर्सेज क्या होता है? वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अबंडेंस में नहीं है, बहुत नहीं है, लिमिटेड है. नॉन बॉटल नेक रिसोर्सेज वो होती है जो हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई है. ठीक है. दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट बॉटल नेक रिसोर्सेज जो है, मतलब जो हमारे पास कम है, उन्हें वी शुड यूटिलाइज fully, while the non-bottleneck resources should not be utilized to 100% capacity since it would result in increase in inventory. हमारे पास सब कुछ चीज़ बहुत सारी पड़ी है, उस बहुत सारी जो ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है उसको ही हम लोग बहुत सारा यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री पड़ा रहेगा. And this is what this OPT approach says. And this OPT approach gave birth to a theory called theory of constraints, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. अब बेसिकली ये theory of constraints कहती क्या है? ये कहती है कि आपके पास अगर कोई resources है ऐसी जो आपके पास कम है, that is if you have bottlenecks, in that case हम अपनी costs को, revenue को कैसे manage कर सकते हैं? तो 3 key measures होते हैं. Those are TIO, TO, that is throughput, investment और operating expense. Throughput क्या होता है? Throughput is a measure of TOC, मतलब theory of constraints पे एक measure होता है. And what is that measure? It is the rate of generating money in an organization through sales. मतलब देखो, सेल का रेवेन्यू जो आता है उसमें से अगर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को हटा दो तो आपके पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन. अब उस कंट्रीब्यूशन को अगर आप टाइम से डिवाइड करो कि कितना वक्त लगाए हो बनाने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? एक रेट मिल जाएगी कि उस टाइम के हिसाब से मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हूँ. एंड दैट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज थ्रूपुट. द सेकेंड कोर मेजर is investment. Investment तो obviously we know it is the money associated with turning materials into throughput and it does not have to be immediately expensed. जैसे कि equipment हो गया, furniture fixtures हो गए, या जो भी asset, fixed asset हम लोग apply कर रहे हैं to convert materials into throughput is called as investment. The third one, the third core measure was operating expenses. Operating expenses क्या होती हैं? Money spent in turning the investment into throughput and therefore represents every other form of cost that organization is spending. जैसे कि direct labor हो गया, operating expenses हो गए, maintenance expenses हो गए and like. अब हमने ये जो 3 measures पढ़े, TIO, इनमें 3 में क्या relation है? See, the objective of management can be like this. Increase the throughput, that is rate at which we are earning money, minimize the investment and decreasing the operating cost. मतलब खर्चा कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोग कैसे कमा सकते हैं. दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव. अब हमें ये कंस्ट्रेंट पता चले. कंस्ट्रेंट क्या होता है हमारा? बॉटलनेक्स. अब इन्हें हमें मैनेज कैसे करना है. Now the key steps in managing these bottleneck resources are, सबसे पहली चीज़, अगर दिक्कत है, कुछ कम है, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या कम है. दैट इज आइडेंटिफाइंग द सिस्टम बॉटलनेक्स. सेकेंड, डिस्क्राइब हाउ कैन वी एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक्स 100%. बिकॉज हमें पता है कि TOC का ये बेसिक चीज़ है कि जो हमारी बॉटलनेक है उसको हमें फुल्ली यूज़ करना है, और जो बॉटलनेक नहीं है, दैट इज़ जो रिसोर्सेज हमारे पास ढेर पड़ी हुई है, उसको हमें फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज एक्सेस इन्वेंट्री बन जाएगा. इसलिए वी हैव टू एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक्स, एंड वो कैसे करना है उसे हमें डिस्क्राइब करना है. सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज़, जो हमने डिसीजन लिया है स्टेप 2 का, उसके अलावा सारी चीज़ों को ना साइड में रख दो. And that is subordinate everything else to the decision taken in step 2. The fourth step is elevate the system bottlenecks or increase the bottleneck efficiency and capacity. And the fifth one is repeat the process as a new constraint emerges. ठीक है? So this basically is called Goldratt's 5-step method for improving the performance. Let's revise this quickly. So first step was identify the system bottleneck.
This step involves identification of constraints which restrict the output from being expanded. Second, describe how to exploit the bottlenecks. Having identified the bottlenecks, it becomes easier to focus the attention on the bottlenecks. Third, subordinate everything else. What this step does is, it requires that the optimum production of bottleneck activity should be determined, and those non-bottleneck activities should be scheduled according to it. After this third step, the fourth one was to elevate. That is, this step involves taking action to remove the constraint. And the fifth one, repeat if this constraint or a new constraint emerges. And this totality completely is called theory of constraints. इस पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में. येस, अनदर क्वेश्चन बैंक रिकमेंडेशन, मैंने अतुल अग्रवाल सर की क्वेश्चन बैंक पढ़ी है, तो अगर यू हैव दिस क्वेश्चन बैंक तो इस रिकॉर्डिंग के बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में जाना है. यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और आपका ये पूरा टॉपिक बहुत सही तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू कैन फिनिश इट. And let's move on to the next part of this topic, which is called as throughput accounting. Now accounting जो है ना, सिर्फ historical data को record करे ये सही नहीं था. इसलिए accounting as per these quality experts was like कि it should also monitor the rate at which the business is making money. With this important goal in mind, they focused on the return per product per bottleneck hour. मतलब हमारे पास bottleneck है और हमारे पास रिटर्न्स बनाने हैं, राइट? तो इस बॉटलनेक के एग्जिस्टेंस के साथ साथ जो हमें कॉस्ट लग रहा है, ये सब हमारा कितना थ्रूपुट जनरेट करता है, इसके लिए वी हैव अ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इज बेसिकली थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट. अब दिस TA रेशियो, if it is greater than 1, the production is profitable, because if all the capacity was devoted to that product, the throughput generated would exceed the total factory cost. Also, इसके साथ साथ कुछ और भी performance ratios होते हैं, that is throughput per labor cost या फिर throughput per material cost. And that is how we can actually find out कि अपना थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो है, जिस तरीके से हम अपने बॉटलनेक्स को मैनेज कर रहे हैं, उससे हम कैसे थ्रूपुट को जनरेट कर पा रहे हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चंक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सबसे पहली चीज़, व्हाट इज दिस? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेसेस फ्रॉम एंड यूजर थ्रू ओरिजिनल सप्लायर्स दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन दैट एड वैल्यू फॉर द कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. Or in other words, all the activities associated with the flow and transformation of the goods from the raw material to the end product is called the supply chain. It includes certain activities such as production planning, purchasing, material management, distribution, customer service and forecasting. अब ये जो सप्लाई चेन होती है ना, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं. And this is prescribed under the GSCF framework. What is GSCF framework? It is the Global Supply Chain Forum. उन्होंने एक framework prescribe किया है जिसमें supply chain management के अंतर्गत 8 processes हैं. कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई. Anyways, so these 8 processes are customer relationship management, supplier relationship management, customer service management, demand management, order fulfillment, manufacturing flow management, product development, commercialization and the returns management. Quickly इन सबको रिवाइज करते हैं. CRM, that is customer relationship management, क्या था? It aims at managing and analyzing customer interaction and data throughout the life cycle with the main motive of improving business relationships. SRM provides, that is supplier relationship management, it provides the structure for how relationships with the suppliers are developed and maintained over the period of time. Customer service management
provides the key points of contact for administering product and service agreements. Demand management क्या होता है? It provides the structure for optimizing the customer requirements within the supply chain capabilities. ऑर्डर फुलफिलमेंट मीन्स ऑल दी एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी होती हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे कि डिज़ाइन हो गया या फिर टू फुलफिल द कस्टमर ऑर्डर्स, उसे कहते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट. मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दी एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मूव द प्रोडक्ट्स थ्रू द प्लांट्स एंड टू ऑब्टेन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द सप्लाई चेन. प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन क्या करता है? इट गिव्स अ स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स जॉइंटली विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. रिटर्न मैनेजमेंट मतलब सारी एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, गेट कीपिंग एंड अवॉइडेंस. अभी जो सप्लाई चेन है इसमें हमने GSCF फ्रेमवर्क के अंदर 8 प्रोसेसेस भी पढ़ी. हमने ये भी देखा कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं. सप्लाई चेन वर्क्स ऑन 2 मॉडल्स, एक पुश और एक पुल. पुश मॉडल क्या होता है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, द स्टॉक्स, दोज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड. डिमांड फोरकास्टिंग जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, इट कैन बी डन वे अ वेराइटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च एरिया या फिर डेटा माइनिंग, और उससे हम एक एंटिसिपेशन करते हैं डिमांड का कि कितनी डिमांड होगी, और उस हिसाब से हम अपना पूरा सप्लाई चेन में काम करते हैं. इसी का उल्टा चीज़ होता है, और आई थिंक द मोर लॉजिकल पार्ट इज पुल मॉडल. वो क्या होता है? पुल मॉडल स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल डिमांड. एक्चुअली डिमांड कितनी है उतना ही हम बनाएंगे. This new business model is less product centric and more directly focused on the individual consumer, more marketing oriented approach. अब इसे हम लोग implement कैसे करते हैं? We use electronic connections to bring out the needs of the customers, and that is done via e-commerce. Supply chain created through e-commerce brings benefit both to the customer and the manufacturer, thus facilitating the companies to fulfill customer key needs while keeping this inventory level to an optimum level and send the products to the market more quickly. अब हमने अभी देखा कि हम ये पुल मॉडल पुश मॉडल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे सप्लाई करते हैं मार्केट में. अब ये जो सप्लायर, ये सप्लाइंग चीज़ जो होती है, इसका ना 2 फ्लोज होते हैं. एक होता है अपस्ट्रीम फ्लो, एक होता है डाउनस्ट्रीम फ्लो. क्या होता है ना, ये सप्लाई चेन ये सप्लायर से चालू होती है और ख़त्म होती है कस्टमर पे. इन द होल दिस टोटल चेन देर आर फ्लोज ऑफ मटीरियल, इंफॉर्मेशन, कैपिटल और फाइनेंस. व्हेन द फ्लो रिलेट्स टू सप्लायर it is called upstream flow. If this flow is related with the customer or consumer, it is named as the downstream flow. अब ये जो flows हैं, flow of material बोल लो, information बोल लो, capital या finance बोल लो, इसे ना मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है. तो आपको क्या मैनेज करना सीखना है इस flow के अंदर? मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड मैनेजमेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम. जब हम अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें 2 बिग कंपोनेंट्स होते हैं. पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो रिलेशनशिप विद सप्लायर्स की क्या मतलब होता है, क्या देखना है हमें इसमें? हमें देखना है कि कहाँ से सोर्स क्या है हमारे सप्लायर का, कितने सप्लायर्स हैं, कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है मटेरियल की, कितनी जल्दी हमें वो जितना भी इनपुट है वो दे सकते हैं, हमें खुद ने बनाना चाहिए अपना इनपुट या फिर आउटसोर्स करना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारी आती है रिलेशनशिप विद सप्लायर, इसके तहत सप्लायर स्ट्रैटेजी में. ओके, दूसरी बात हमने जो बात की थी दैट वाज यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसमें ना वी लुक एट ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग, ई पेमेंट. ई सोर्सिंग मतलब बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट द बेस्ट सप्लायर. ई परचेसिंग का मतलब होता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें. और ऑफ कोर्स ई पेमेंट मतलब इनवॉइसिंग एंड फंड ट्रांसफर. सो टू समराइज दिस अपस्ट्रीम, हमें सबसे पहले
देखना पड़ेगा कि सोर्सेस क्या है, दैट इज़ कहाँ से हमें सोर्स करना है अपना मटेरियल, कितने सप्लायर्स होने चाहिए, इनकी कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी कैसी होगी, देन हमें खुद बनाना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए, और इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट हो गया, ई सोर्सिंग हो गया, ई परचेसिंग हो गया, ई पेमेंट। दीज आर द प्रोसेसेस अंडर ई प्रोक्योरमेंट, इस पर ध्यान देना है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अप्लाइड अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बिकॉज यही एक वो चीज़ है विच कैन बिकम आर कॉम्पिटेंसी। और हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम अपनी कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करते हैं वी एक्चुअली क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसलिए अगर हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव होकर हमारा ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, ये जो 3 स्ट्रैटेजीज हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, वो हम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ वील डिस्कस अबाउट द डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हमें ये तो पता है कि मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट। दिस इज मोर कस्टमर सेंट्रिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, ब्रांड स्ट्रैटेजी, एंड अगेन द फोर्थ वन इज सिमिलर टू द सेकेंड वन ऑफ अपस्ट्रीम, दैट इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये क्या होता है? हमारे रिलेशन विद आर कस्टमर्स, सो दैट हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो रहे ही और उसके साथ साथ नए कस्टमर भी आ सके। इसके लिए ना एक मॉडल प्रिस्क्राइब किया गया है जिसे बोलते हैं 6 मार्केट्स मॉडल। इसमें क्या होता है ना कि 6 की एरियाज, 6 की एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फोकस कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी बने रहेंगे और पोटेंशियली न्यू कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे। तो कौन सी 6 की मार्केट डोमेन्स है? इंटरनल मार्केट्स, रेफरल मार्केट्स, इन्फ्लुएंस मार्केट्स, रिक्रूटमेंट मार्केट्स, सप्लायर मार्केट्स और कस्टमर मार्केट्स। अब ये क्या होता है? सी, इंटरनल मार्केट्स मतलब हमारे इंटरनल कस्टमर्स, जैसे कि हमारे कोई डिपार्टमेंट्स होंगे या फिर हमारे ही फर्म के स्टाफ मेंबर्स है ये, बिकॉज हमें पता है कस्टमर फोकस जब हम बात करते हैं तो इंटरनल कस्टमर्स भी आते हैं उसमें, सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर्स पे फोकस हम लोग नहीं करते। तो हमारे डिपार्टमेंट्स जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स है वो हो गया, हमारा स्टाफ हो गया, इनको हमें मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरल मार्केट्स में ना 2 टाइप की चीज़ें होती है। एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो रेकमेंड करते हैं और दूसरा होता है रेफरल सोर्सेज, दैट इज़ एग्जिस्टिंग वाले मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रेकमेंड करेंगे आगे, जिससे आपका न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकता है। एंड सेकंड इज़ लाइक रेफरल सोर्सेज, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी फर्म हो गई, वो आपकी फर्म को प्रमोट कर सकती है कि यू नो दे हैव बेटर सर्विसेज, थिंग्स लाइक दैट। थर्ड वन वॉज इन्फ्लुएंशियल मार्केट्स। अब हर इंडस्ट्री में ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सो अ गुड रिलेशनशिप नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय द फर्म्स विद क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स रेलेवेंट टू द मार्केट। द फोर्थ वन was recruitment market. Recruitment markets are a focal point of relationship marketing. Firms have to manage its relationship with recruitment markets such as commercial recruitment agencies, universities, institutes, so that they can have the access of potential employees, that is like आगे जाके वही अपना इंटरनल मार्केट बनता है, for required skill for the job position. The fifth one was supplier market. Supplier market मतलब क्या होता है? Traditional suppliers as well as organizations in which the firm has some form of strategic alliance to gain benefits for better quality, faster reach, and lower levels of inventory. The sixth one was customers market. Customer market represents all existing prospective customers as well as intermediaries. They can either be consumers or intermediaries, and they can help the organization in gaining customers. Now, this 6 market model says that the firm must take actions to develop appropriate relationship with each market areas.
for the attainment of customer retention objective. Further on this, Gordon states that there are 6 dimensions that illustrate how this relationship marketing actually works. It seeks to create new value for the customers. It recognizes the key role that the customers have both as purchasers and in defining the value they wish to receive. मतलब एक तो परचेसेस भी है और वो डिफाइन भी करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए. देन रिलेशनशिप मार्केटिंग businesses are visualized to design align the process. It represents continuous cooperative effort between buyer and seller. It recognizes the value of customers purchasing lifetimes, मतलब जो भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है उसको डिफाइन करता है. रिलेशनशिप मार्केटिंग से एक चेन ऑफ रिलेशंस भी बनती है विच क्रिएट्स वैल्यू बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेन स्टेक होल्डर्स. Now, the second component of this downstream supply chain management is customer relationship management. जैसे आप इन नोट्स में देख सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 4 बातें हैं. पहली होती है एनालिसिस ऑफ कस्टमर और उनका बिहेवियर. सेकेंड इज कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. थर्ड इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. एंड द फोर्थ इज सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एग्जीक्यूशन. दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू और 4 चीज़ें. उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल आगे बात करेंगे. लेट अस नो व्हाट दीज 4 मेजर कंसेप्ट्स अंडर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आर. पहली चीज़, एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड देयर बिहेवियर. पहली चीज़ कहती है कि आपका कस्टमर है कौन, दैट इज़ कहाँ से है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो क्या परचेज़ करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब उसे बेनिफिट्स क्या चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिस्काउंट की कितनी उसे नीड है, या फिर उसे सर्विसेबिलिटी कैसी चाहिए, साइज़ क्या है, कस्टमर क्या है, हमारा बेस कितना बड़ा है. इन सारी बातों को हमें कंसिडरेशन में लेना है. ओके. सेकेंड चीज़ इज कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी और कैप. इसका मतलब क्या होता है, यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू नो कि हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कौन से कस्टमर्स हैं जो हमें प्रॉफिट कमा के देंगे. अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना, तो देयर इज़ अ प्रोसेस क्या कहती है. सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आपका कस्टमर बेस क्या है. अब उस बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सेग्रीगेट करो छोटे छोटे टुकड़ों में. स्प्लिट इट इनटू सेगमेंट्स. अब उन हर एक सेगमेंट का एनुअल रेवेन्यू निकालो. किसका एनुअल रेवेन्यू, हमारा एनुअल रेवेन्यू जो उन सेगमेंट से हम कमा रहे हैं, वो अपने पास पूरा रेवेन्यू आ गया. उसके बाद उस सेगमेंट पे अपने को खर्चा कितना लग रहा है वो आइडेंटिफाई करो. उसके बाद फोर्थ स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर्स, जो अपने को कॉस्ट्स कम और उसमें अपने को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके दे रहे हैं. वो सारे अपने क्वालिटी कस्टमर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो. और जो अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं या फिर जो हमारे क्वालिटी कस्टमर्स के अलावा हैं, उनको थोड़ा री इंजीनियर करने की कोशिश करो. और या फिर अगर अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो उन्हें एलिमिनेट कर दो. और ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज दिस कंपोनेंट ऑल अबाउट, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. कस्टमर की वजह से हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उसकी एनालिसिस. एंड दिस इज ऑल्सो नथिंग बट बेस्ड ऑन अ टेक्निक विच इज़ नोन एज ABC. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हर एक कस्टमर से मिलने वाला नेट प्रॉफिट को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ टूल और एज अ मीडियम टू सी कि कौन सा कस्टमर बहुत ज़्यादा क्वालिटी जनरेट कर रहा है, और उसी हिसाब से हम उस कस्टमर को सर्विस भी देंगे. एंड दैट इज़ हाउ यू नो वी कैन यूज़ our resources in the best possible manner for the customer base that generates more quality for us. अभी इसका एग्जाम्पल के लिए ना हमारे मॉड्यूल में एक बेस्ट इलिस्ट्रेशन दे के रखा है, एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है, अपने सारे कस्टमर्स को ना कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है. कुछ होते हैं प्लैटिनम कस्टमर्स, कुछ होते हैं गोल्ड कस्टमर्स, कुछ होते हैं आयरन वाले, और कुछ होते हैं लेड कस्टमर्स. प्लैटिनम वाले मीन्स बहुत ही प्रॉफिट, गोल्ड कस्टमर्स मतलब प्रॉफिटेबल है, अच्छे. आयरन वाले मतलब प्रॉफिटेबल तो है बट उतने डिज़ायरेबल नहीं है. एंड लेड कस्टमर्स वो होते हैं जो अनप्रॉफिटेबल है, अनडिज़ायरेबल है. तो बैंकिंग कंपनीज क्रेडिट कार्ड के जो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, बेस्ट सर्विस होती है, वो उन टॉप 2 कस्टमर्स को देते हैं, प्लेटिनम कस्टमर्स और गोल्ड वालों को.
और उसकी वजह से क्या होता है, सिंस दीज टू कैटेगरीज आर वेरी प्रॉफिट जनरेटिंग और बहुत ही क्वालिटी वाली हैं, तो इस पर हम कॉस्ट भी अप्लाई करें ना तो भी अपने को उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ही मिलने वाले हैं. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. अब ये क्या होता है? It is nothing but the net present value of the projected future cash flow from a lifetime of customers' relationship. It is an essential tool used in marketing to focus more on this profitable customers जिन्हें अभी हमने CAP में आइडेंटिफाई किया था. सो इसमें भी सबसे पहले तो हम प्रॉफिट से सर्टन करेंगे हर एक कस्टमर से कितना प्रॉफिट अपन जनरेट कर पा रहे हैं. फिर हमने ABC मॉडल लगाया इस पर और उसे कंपेयर किया द ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट विद द कस्टमर. Now these profit margins are discounted at the firm's cost of capital or any other rate that is to be determined by the organization to arrive at the CLV. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब जितना टाइम कस्टमर हमारे पास रहेगा, उस कस्टमर की लाइफ टाइम जितनी है, उस पूरे लाइफ टाइम में जितना रेवेन्यू वो हमको कमा के देगा उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स इट. इतना ही ईजी है ये. एंड द फोर्थ कैटेगरी वॉज कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन. कस्टमर सिलेक्शन मतलब किस पे टारगेटिंग है, वो हमें क्या देंगे, तुम कौन हो, तुम मुझे क्या दोगे और मैं तुम तक कैसे पहुंचूं. ईजी चीज़ है. कस्टमर एक्विजिशन मतलब हाउ डू आई सेल माई प्रोडक्ट टू यू, एडवर्टाइजिंग कैसे करूँ, ट्रेडिशनल ऑफलाइन टेक्निक्स यूज़ करके या ऑनलाइन टेक्निक्स करके PR करूँ और या फिर इंटरैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स करूँ या ईमेल पे भेजूँ, कैसे करना है. कस्टमर रिटेंशन मतलब तुम्हें रोक के कैसे रखूँ, एम्फसाइजिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. अगर कस्टमर की नीड्स हम फुलफिल करते हैं तो कस्टमर्स विल बी लॉयल टू आवर कंपनी और टू आवर बिजनेस. उसके बाद द फोर्थ वन इज कस्टमर एक्सटेंशन. The products bought by the customers need to be increased. Resell, cross-sell या upsell, ये इन 3 चीज़ों को अप्लाई करके we can extend the customers. After this, we see कि हम IT टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई करेंगे इस डाउनस्ट्रीम वाले पे. We can link our sales system to the purchasing system of the customer through an EDC, that is electronic data change. इससे क्या होगा बेसिकली, क्विक एक्शन रिजल्ट्स इन रिडक्शन और इन एसोसिएटेड कॉस्ट और टाइम सेव होता है. इसके बाद एक लास्ट चीज़ इसमें आती है ब्रांड स्ट्रैटेजी. सी द ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन इट्स अपील टू द कस्टमर्स. ब्रांडिंग कैन बी डन ऑफ कोर्स बाय लोगो या कोई स्पेसिफिक कलर बिकॉज दैट इज हाउ कस्टमर एसोसिएट्स योर प्रोडक्ट्स, राइट. सो इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब ये जो सप्लाई चेन है ना, इसको अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो ना तो एकदम enormous benefits हो सकता है. A highly controlled supply chain which is tangible benefit, जैसे आपकी इन्वेंट्री जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी, आपके एक्सेस रिसोर्सेज जो आपने डिप्लॉय करके रखे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं था वो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो. वो मैनेज होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा और आप अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर पाओगे. एंड एज्यूमिंग दैट दिस इज़ अ रिविजन और ये आप पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले कर रहे हो, तो हमारी मॉड्यूल में पेज नंबर 39 पे एक एप्पल की सप्लाई चेन मॉडल दी गई है जो आपने पढ़ते वक्त तो ऑब्वियसली पढ़ाई होगा. दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस एपिक एस सप्लाई चेन प्लानिंग and that you can quote in your answers if this question is asked in the exams. अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब हम लोग अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तब हमें सप्लायर कैसे होना चाहिए, क्या हम खुद बनाएं या फिर बाहर आउटसोर्स कर दें, कैसे करें. तो पता है जब हम लोग खुद बनाते तो ठीक है, बात तो अलग है, लेकिन जब हम खुद बनाने के अलावा सोचते हैं तो ना 2 चीज़ें निकल के आती है. एंड 2 चीज़ें ना that is called gain sharing arrangement or outsourcing, and this forms the fourth and the final chunk of this chapter. So let's begin with this gain sharing arrangements. बहुत ही short में quickly revise करते हैं. Gain sharing is an arrangement. It is basically an approach to review and adjust
वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है. A fundamental form of gain sharing is where a supplier agrees to perform its side of the contract with no guarantee of receiving a payment. पेमेंट कब रिसीव होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है. द गेन और द बेनिफिट या फिर जो भी एडवांटेज है ये शेयर होता है, नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियल बेसिस पे, बट यूजुअली मतलब ये बेनिफिट्स फाइनेंशियल ही होते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी. However, to assess any financial benefit, both parties have to provide each other with the access to relevant cost numbers and to determine the basis for the assessment of the benefit. तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स में एंटर होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस टू एग्जीक्यूट दिस होल बिजनेस. दूसरा टाइप जो अभी हमने बात किया था दैट वाज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यू डूइंग द थिंग यू जस्ट लेट द बेस्ट पीपल डू इट. एक तुम्हारी प्रोसेस ऐसी है जो तुमसे भी बेटर कोई और करता है तो आप उनसे करवा लो, सिंपल सी बात है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू द थर्ड पार्टी विच हेल्प्स यू टू सेव कॉस्ट, बिकॉज अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आपको उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा. लेकिन अगर कोई ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत ही बेस्ट तरीके से करता है तो लेट देम डू इट ना, तुम्हारा काम सस्ते में हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या किसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होती, किसी भी चीज़ में आउटसोर्सिंग हो सकती है. लाइक जो भी ऐसे प्रोसेसेस है जो थोड़े से रिडंडेंट है और जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको उस पर फोकस डालना ज़रूरी है. इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली समथिंग दैट यू कैन निगलेक्ट. तो जैसे कोई कस्टमर ग्रीवेंसेस वाला पार्ट है वो आपने आउटसोर्स कर दिया किसी और को, तो आप मतलब आपका दिमाग खाली हो जाएगा. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट क्योंकि आपने वो टास्क ऑलरेडी किसी को आउटसोर्स करके रख दिया जो वो चीज़ बहुत अच्छी से करते हैं. तो आपका कॉस्ट और आपका टाइम दोनों सेव होता है. तो बेसिकली आपकी रिसोर्सेज बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ हो पाएंगी. एंड दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ आउटसोर्सिंग. एंड विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर. आई होप यू वर एबल टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू. और इसके बाद अब जब आप मॉड्यूल से पढ़ोगे या फिर अपनी फैकल्टी की बुक से पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में ये तो क्लियर रहेगा कि मुद्दा क्या है इस चीज़ का, क्यों पढ़ रहे हैं. बिकॉज पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन रीज़न पता नहीं चलता, विच इज़ एग्जैक्टली वाई हमें रट्टा मारना पड़ता है, सबसे बेकार चीज़. तो आई होप कि तुम्हें एक जिस्ट मिल गया होगा, तुम्हें मुद्दा मिल गया होगा कि ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं. आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर इट द वे आई अंडरस्टैंड इट. And I hope there was a consensus item, that is, you understood what I wanted to tell you in the same sense as I intended to. I wish you happy learning, and if there are any questions, do let me know in the comment section or on the Telegram, and I'll be more than happy to help you out. And yeah, goodbye.